नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सेंट्रल जेल में फिर एक कैदी की संदिग्ध मौत। 1 महीने में 4 मौतों से मचा हड़कंप। सर्पदंश मामलों में मुआवजा घोटाला, गिरफ्तारी का होने लगा विरोध। बाल संप्रेक्षण गृह हत्याकांड, एक और आरोपी बिहार से गिरफ्तार। और मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा, लाखों का माल बरामद। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय जेल बिलासपुर में एक बार फिर एक कैदी की मौत हो गई। सोमवार को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद प्रभु कुमार मनहर 31 वर्ष की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालात में सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगातार हो रही कैदियों की मौतों ने जेल की स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक प्रभु कुमार मनहर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याडीह टांगर का निवासी था। वह वर्ष 2024 से केंद्रीय जेल में बंद था और पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय से 20 वर्ष की सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी के अनुसार प्रभु पिछले कुछ दिनों से सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। 15 जुलाई से उसका इलाज जेल अस्पताल में चल रहा था। सोमवार को हालात बिगड़ने पर उसे तत्काल सिम्स रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। जेल प्रशासन का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में केंद्रीय जेल बिलासपुर में यह चौथी मौत है। इस दौरान एक कैदी की हत्या हुई, जबकि 3 अन्य कैदियों की मौत बीमारी, गिरने अथवा अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाओं और कैदियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं। बिलासपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश से जहां गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए और कॉलोनियों में लोगों के घरों का सामान पानी में खराब हो गया, वहीं उचित मूल्य की राशन दुकानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। बारिश के कारण जिले की 40 से अधिक उचित मूल्य की राशन दुकानों में रखा चावल, नमक और शक्कर पानी में भीगकर खराब हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान बैमा नगोई क्षेत्र की राशन दुकान में हुआ, जहां करीब 200 क्विंटल चावल खराब होने की बात सामने आई है। इस नुकसान को लेकर उचित मूल्य की राशन दुकानों के संचालक जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपकर क्षति का सर्वे कराने तथा उचित मुआवजा देने की मांग की। संचालकों का कहना है कि बारिश के खराब हुए खाद्यान्न के कारण हितग्राहियों को समय पर राशन का वितरण करना संभव नहीं हो पाएगा। भारी बारिश से हुए इस नुकसान के चलते राशन दुकान संचालकों को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अब सभी की नजरें जिला प्रशासन पर है कि प्रभावित दुकानों का सर्वे कर उन्हें जल्द राहत प्रदान की जाए। ये शासकीय राशन दुकानों में 2 दिन पहले जो प्राकृतिक आपदा हुई थी, और शासकीय दुकानों में राशन दुकानों में पूरा जल भराव हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी की मांग कर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है उसका जो हमको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए और सर्वे करवाया जाए। सर्वे में के बाद जो अगर उचित मूल्य में दुकानों में अगर मान लो कभी कुछ नुकसान या चावल की मात्रा कम रही है तो उचित कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे तरफ नहीं हुआ है। और मैं बैमा नगोई में जो इतनी बड़ी मात्रा में, तो बैमा नगोई के विधायक, जनप्रतिनिधि, लोकप्रति विधायक जी को उनको भी चाहूँगा कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हुए हमारी मांग को रखें और जितना नुकसान हो उसकी भरपाई कराया जाए। रतनपुर की ऐतिहासिक जल धरोहरों को अब नई पहचान और नई जिंदगी मिलने जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से मिशन अमृत सिटी 2.0 के तहत रतनपुर और तख्तपुर के 4 प्रमुख तालाबों के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 25 करोड़ 90 लाख रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत रतनपुर के रत्नेश्वर तालाब के लिए लगभग 9.50 करोड़,
कृष्णार्जुनी तालाब के लिए 7.50 करोड़, दनिया तालाब के लिए 4.50 करोड़ और तखतपुर के टोनही तालाब के लिए करीब 4.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 5 वर्षों तक संचालन और संधारण का भी प्रावधान रखा गया है। तोखन साहू ने कहा कि रतनपुर की पहचान उसके प्राचीन तालाबों, मंदिरों और समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है। इन जल स्रोतों का संरक्षण केवल विकास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। इस पहल से जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन को भी नई मजबूती मिलेगी। में आज ही 5 तालाब है कि 4 तालाब के लिए लगभग 26 करोड़ रुपया उसके तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए आज ही स्वीकृति मिला है। एक रतनपुर में डीएसपी भवन माने 13 करोड़ 100% केंद्र सरकार के पैसे से बनने वाला, राज्य सरकार केवल जमीन देगी, वो भी मैंने स्वीकृत कराया। यानी रतनपुर की जो गौरव है, जो प्राचीन उनकी गौरव है, वह उस रूप में आगे बढ़े, ऐसा उसके लिए भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। बिलासपुर के बहुचर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले में लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच अब मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक और पुलिस 17 करोड़ 24 लाख रुपए के कथित फर्जीवाड़े की जांच में डॉक्टर, बाबू, वकील, बैंक कर्मी और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने कार्रवाई के तरीके और जांच की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले के बड़े जिम्मेदार अब भी जांच के दायरे से बाहर हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अधिकारी, कर्मचारी, फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारियों को केवल पूछताछ के नाम पर थाने बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया तथा उन्हें न्यायालय में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि घोटाले में किसी की भूमिका है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब पूरे शहर की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच आखिर बड़ी जिम्मेदारों तक पहुंचती है या नहीं। सर्पदंश मामले में जो विधानसभा में उठा था, उस पे हमारे 3 लिपिकों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया है ना। तो इस मामले का विरोध करने के लिए हम लोग आए। सबसे पहले पुलिस की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ शासन के हम लोग कर्मचारी हैं। किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार करने के पहले विभाग को सूचित करना और विभाग की परमिशन आवश्यक रहती है। पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और राजस्व भी, जो मामला है सर्पदंश का मामला, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्पदंश के मामले की शुरुआत होती है आवेदक द्वारा। पहले आवेदन दिया जाता है, उसके बाद पुलिस द्वारा ही उसका पंचनामा किया जाता है। पंचनामा करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनती है, उसके बाद जाता है ये जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय में संबंधित डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद पटवारी प्रतिवेदन करता है, उच्च अधिकारियों द्वारा जाके मौके पर निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात संबंधित को भुगतान होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद प्रस्तुत करने के लिए हमारे लिपिक के पास आता है। तो बाकी कड़ियों को छोड़ के जो पुलिस ने हमारे 3 साथियों को बिना नियमानुसार नहीं किया गया काम, नियम विपरीत उनको पूछताछ के लिए बुला के जो अरेस्ट किया गया, सबसे पहले उसका विरोध है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर अजय कौशिक को दिया है। डॉक्टर कौशिक वर्तमान में सहायक संचालक के पद पर हैं और उनका मूल पद प्राचार्य है। विभाग के आदेश के अनुसार डॉक्टर कौशिक अपने मौजूदा काम के साथ साथ डीईओ बिलासपुर का कामकाज भी देखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में डीईओ पद पर हुई नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद वह पद खाली हो गया था। नई शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के मद्देनजर विभागीय कार्यों को बाधित न हो, इसलिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई। आदेश में कहा गया है कि डीईओ पद पर स्थायी नियुक्ति का फैसला आने तक डॉक्टर अजय कौशिक अतिरिक्त प्रभार के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नूतन चौक स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सहायक सहरात्रि चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे की हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। वारदात के बाद फरार हुए 4 आरोपियों में से विशाल चौबे को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले एक अन्य आरोपी दिनेश राठिया को प्रयागराज से पकड़ा जा चुका है। अब भी 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरों से मिली सूचना और लगातार निगरानी के आधार पर विशाल चौबे की लोकेशन ट्रेस कर उसे पटना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे फरार आरोपियों और हत्या की साजिश से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि शेष दोनों आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 11-12 जुलाई की दरमियानी रात बाल संप्रेक्षण गृह में पदस्थ सहायक सहरात्रि चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र कुमार खांडे के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से मारपीट की गई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई और मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाल संप्रेक्षण गृह में बंद 4 बंदियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम अमाली में 55 वर्षीय महिला का शव गांव के एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले भी इसी कुएं में एक युवक की मौत हुई थी, जिससे ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। मृतका की पहचान अघनिया बाई साहू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह 17 जुलाई की रात से लापता थी। परिजनों ने बताया कि रात में वह सोने गई थी, लेकिन सुबह घर में नहीं मिली। काफी तलाश के बाद कोटा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी दौरान ग्रामीणों ने कुएं में शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया और उसकी पहचान अघनिया बाई के रूप में हुई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला पिछले करीब 35 वर्षों से मायके में रह रही थी और उनकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य किसी कारण से हुई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगा। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर वीडियो कॉल के दौरान युवती का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने, उसे वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को चांपा पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 25 मार्च 2026 को थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर उसकी एक युवक से दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने बिना जानकारी के वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल भी कर दिया। शिकायत पर थाना चांपा में आईटी एक्ट की धारा 67A और बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की लोकेशन कोलकाता में ट्रेस हुई। पुलिस टीम ने वहां से अमल रैन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने तथा निजी फोटो और वीडियो साझा करने से बचने की अपील की है। मुंगेली पुलिस ने मंदिरों में हुई चोरी के 2 मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 1,75,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में एक महिला और एक पुरुष आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार ग्राम कंतेल स्थित आदि श्री महामाया मंदिर में जून 2026 में हुई चोरी तथा ग्राम कोदवा बानी महामाया मंदिर में वर्ष 2025 में हुई चोरी की गुत्थी सुलझा ली गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर अश्विनी आहिरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपने साथी मंजीत पुरले और पप्पू उर्फ सुनील गोस्वामी के साथ मिलकर दोनों मंदिरों में चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कबीरधाम जिले के सिल्हाटी महादेव मंदिर में भी चोरी की थी। पुलिस ने चोरी के आभूषण पप्पू गोस्वामी की मां चंपाबाई गोस्वामी के पास छिपा कर रखे जाने का खुलासा किया।
चंपाबाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मंजीत पुरले और पप्पू गोस्वामी पहले से ही अन्य मामले में कवर्धा की पौड़ी जेल में निरुद्ध है। पुलिस ने चांदी के मुकुट, करधन, माला, ढार, सोने की पत्तियां और अन्य आभूषण सहित कुल 1,75,000 रुपए की चोरी की संपत्ति जब्त कर ली है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे मुंगेली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। पिछले साल ये लालपुर थाना क्षेत्र का एक मामला था 115/2025 और अभी 104/2026। मंदिर में देवी माता के गहने जो कि चांदी और सोने से बने हुए थे। पिछले साल ये कोदवा पानी एक जगह है जहाँ पर देवी माता महामाया माँ का मंदिर है, वहाँ पर एक चोर घुसा और माता जी का मुकुट और सोने के ज्वेलरी को चोरी करके भाग गया था, जो अभी तक ट्रेक नहीं हुआ था। और इस साल कंतेली एक जगह है जहाँ पर काफ़ी पुराना, लगभग 400-500 साल पुराना एक मंदिर है। वहाँ पर 3 देवियों की मूर्ति है, उसमें चांदी के मुकुट, चांदी के गहने माता जी के द्वारा पहने हुए थे और सोने का मंगलसूत्र था। 29 जून की रात को एक चोर उसमें घुसा और वहाँ से सुबह जब गांव के पुजारी ने जाकर देखा तो वहाँ पर गहने और वहाँ पे रखी हुई चांदी की थाली गायब थे। तो इस प्रकार से ये 2 अपराध हमारे लालपुर थाना में दर्ज हुए और पुलिस ने अपनी विवेचना आगे प्रारंभ किया और उसमें हम लोगों को एक बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के जननायक पंडित खूबचंद बघेल की जयंती पर शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना पार्टी की जिला अध्यक्षा रेवती यादव ने कहा कि पंडित खूबचंद बघेल केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, किसान हितों और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और जन कल्याण का आदर्श उदाहरण है। उनके विचार आज भी छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित खूबचंद बघेल पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा के प्रमुख प्रवर्तक थे। भाषा, संस्कृति और किसानों मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा और सामाजिक सुधार पर अनेक लेख लिखे। इनके जयंती अवसर पर सूर्य प्रकाश कश्यप सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत कर उन्हें याद किया। सभी अपने अपने समाज के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से खूबचंद बघेल जी ने अपनी पढ़ाई रायपुर से लेकर नागपुर तक की पढ़ाई की, लक्ष्मी चाचा जी ने बताया, उन्होंने अपनी पढ़ाई को करते करते डॉक्टर की उपाधि हासिल की, जिनके नाम से आज उन्हें डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे बढ़ाया। किंतु गांधी जी के जो स्वतंत्रता संग्राम का जो चल रहा था आंदोलन, उससे प्रेरित होकर उन्होंने बीच में भी अपनी पढ़ाई को जो है बाधित किया, पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब उनके परिवार का उनको दबाव पड़ा, मैं सबसे अपील करना यह चाहूंगा कि इस जगह को बहुत ही अच्छा जो है जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जो यहाँ टाइल्स टूट गए हैं, सारे की आवश्यकता है, जिसके लिए हम नगर निगम आयुक्त को सारे समाज के लोग अपने तरफ से लेटर पैड में लिखकर जो है अपनी बात और आवाज उठाने की आवश्यकता है, जिससे इस जगह का जो है बढ़िया से निर्माण कार्य हो सके। बघेल जी का जो जयंती है 19 जुलाई 1900 में हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरती में हुआ था। आज सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए जिन्होंने इतना मेहनत करे और समाज सुधारक, जो समाज को सुधारने का काम करे, किसान नेता भी रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।